कैसे हैं आप लोग। मैं दुर्गेश जायसवाल स्वागत करते हैं यूट्यूब चैनल लर्निंग विद दुर्गेश पर। आज हम लोग पढ़ेंगे ईवीएस की महागाथा सीरीज में, जहां पे एनसीईआरटी की बेस पर हम सभी प्रश्नों को हल करेंगे। यकीन मानिए, अगर आपको सीटेट क्रैक करना तो उसके लिए एनसीईआरटी एक मात्र रास्ता है। और हमारी क्लासेज एनसीईआरटी पैटर्न पर होती है, चाहे हमारे नोट्स हो चाहे वीडियो लेक्चर हो, सभी चीजें फुली एनसीईआरटी होती हैं। अगर आप एनसीईआरटी के साथ जुड़े रहना चाहते हैं, अगर आप एनसीईआरटी के साथ जुड़ाव चाहते हैं तो ई लर्निंग विद दुर्गेश के साथ जुड़े रहेगा। आपके सामने जो हम प्रश्नों की सीरीज ला रहे हैं, प्रीवियस पेपर के महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज है, जो परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है। अगर आपको सफल होना है, अगर आपको टारगेट तक पहुंचना है, तो सबसे पहले आपको यह चीजें, ठीक है, तो आप लोग लगातार क्रमशः जुड़े रहिएगा, सभी साथियों को शेयर करिएगा। और जब शेयर करेंगे तो लोगों तक पहुंचेगा, लोग भी आपके साथ जुड़ेंगे, क्योंकि हमारा एक मात्र उद्देश्य है सिलेक्शन, और हम और आप सिलेक्शन के लिए ही पढ़ाते हैं। तो क्या आप लोग तैयार हैं आज? अगर आप लोग तैयार हैं तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। और सबसे पहले जो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, ये पूरी तरह से एनसीईआरटी पैटर्न पर है। किस पर है? एनसीईआरटी पैटर्न पर। और हम लोग ईवीएस पढ़ेंगे, और आपको यकीन नहीं होगा, जितने प्रश्न अगर आपने हमारे पहले नोट्स लिए होंगे या अगर हमारे नोट्स पढ़े होंगे, क्लास पढ़े होंगे, आपको हूबहू सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। अभी हमने एक हफ्ते पहले जो लेक्चर दिया था, उसमें यह था निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, यहाँ पे नहीं दिया गया है। तो जल्दी से फटाफट कमेंट करके बताइएगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करिए, कमेंट करके बताइएगा क्या पेट्रोलियम से। अच्छा दुर्गेश, यहाँ पे दुर्गेश लिखा गया, सॉरी, इसको इरेज करते हैं। अब बताइएगा निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से, वो पूरा बात कोई कर दिया था, क्या पेट्रोलियम से नहीं प्राप्त होता। तो याद रखिएगा, मैंने एनसीईआरटी में पढ़ाया था, मेरे नोट्स में था ये, क्योंकि एनसीईआरटी कक्षा 5, 4, 3 में, 4, 5 में दिया गया है। आपने यहाँ पे देखा होगा, ठीक है, यहाँ पे आपने देखा होगा कि डीजल प्राप्त होता है, मोम प्राप्त होता है, ग्रीस प्राप्त होता है, यहाँ तक कि जो सड़क बनती है, जो डामर होता है, वह भी प्राप्त होता है। इसमें कोयला इसमें से नहीं प्राप्त होता। कोयला एक प्रकार का औषधि शैल है। कोयला क्या है? औषधि शैल है, सेडिमेंट्री रॉक्स है। और इस कोयला भी 4 प्रकार का होता है, उन कोयला के बारे में भी पढ़ेंगे। फिर कोयले का जो मेटामॉर्फिक्स होता है, यहाँ पे एक हीरा निकलता है, इसे डायमंड कहते हैं, जो कार्बन का प्रयोग सबसे बड़ा है। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह कोयला होगा। आप सभी ने एकदम सही जवाब दिया था। जैसे जुड़िएगा, सबसे पहला काम, वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लोगों तक पहुंचाइएगा जरूर, ये मुझसे ज्यादा आपकी जिम्मेदारी बनती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि निम्नलिखित में से त्योहारों में उस समूह को चुनिए जिन्हें पूर्णिमा के रूप में मनाया जाता है। फटाफट कमेंट करें, कमेंट करके आप लोग जवाब दीजिएगा। चाहे जो साथी फेसबुक पे लाइव देख रहे हैं, चाहे जो यूट्यूब पे देख रहे हैं, वो सब फटाफट जवाब ही नहीं देंगे, बल्कि इसको हमें बताते भी रहेंगे किस किस का उत्तर क्या होगा। और जैसे आप जुड़ेंगे, सभी साथियों को शेयर जरूर करेंगे। वैसे मैं शेयर कर दे रहा हूं, फटाफट कमेंट कर बताइएगा। बताइए जल्दी जल्दी, सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए, और शेयर भी कर दीजिएगा सभी साथियों को। देखिए यहाँ पे क्या होगा, सभी लोगों ने उत्तर सही बताया है। देखिए जो दिवाली होता है उससे नहीं मनाया जाता। इसका सबसे प्रमुख उत्तर क्या होगा आपका? होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक दिवस। जी आप लोगों ने एकदम सही बताया है, इसका उत्तर यही होगा। देखिए होली, रक्षाबंधन, गुरु नानक दिवस, ये सभी पूर्णिमा को मनाया जाता है। ये आपको कक्षा 4 एनसीईआरटी में मिल जाएगा, कक्षा 4 के आसपास से मिल जाएगा। अगर आपने हमारी नोट्स पढ़ी होगी तो नोट्स में भी आपको ये पूरी तरीके से मिल जाएगा। इसलिए जितने लोगों ने बताया है उन सभी के जवाब पूरी तरीके से सही है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। क्लास खत्म होने के बाद इसकी जो पीडीएफ होगी वो हमारे टेलीग्राम पे मिलेगी, जहां पे आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से प्राप्त कर सकते हैं। और हमारा फेसबुक पेज ई लर्निंग विद दुर्गेश है, ठीक है। दूसरी बात, जितनी अधिक संख्या होगी उतनी लंबी हम क्लास चलाएंगे, उतना बेहतर डिफाइन करेंगे, और यहां से आपके प्रश्न गलत नहीं होंगे। आपके सामने प्रश्न है, निम्नलिखित राज्यों के समूह में से किस एक समूह समुद्र तट अरब सागर पर है? किस पर है? अरब सागर पर समुद्र तट को पूछ रहा है। आइए इस प्रश्न को हम हल करते हैं और ये जानते हैं किसका समूह कौन सा है जो अरब सागर पे है। तो क्या आप लोग इस वीडियो को पहले शेयर करना चाहेंगे? अगर आप इस वीडियो को शेयर कर देंगे तो इस बात को हमें भी खुशी होगी और आपको भी खुशी होगी।
कि इलेनी दुर्गेश पे हम आपके बीच के हैं, हम आपके साथ के हैं और आपके बीच का आप ही के लोग को पढ़ा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये लोकतंत्र का एक सबसे बड़ा उदाहरण भी है, क्योंकि लोकतंत्र इससे बड़ा कोई उदाहरण नहीं होता। आइए जो साथी फेसबुक पे हैं इसको हम अच्छे से डिफाइन करेंगे। डिफाइन क्यों करेंगे? क्योंकि आपको पता है यहाँ से प्राय प्रश्न परीक्षा में आते हैं। चलिए यहाँ पे हम बना रहे हैं, तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप समझ गए होंगे कि मैं बना क्या रहा हूं। आपको ये बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मैं बना क्या रहा हूं, ठीक है। ये हमारा, ये क्या मैंने बनाया है, मैं उम्मीद करता हूं यह बात आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यह भारत का मैप है, बहुत अच्छा नहीं बना, काम चलो मैंने बना दिया है। इस भारत में यहां पर है अरब सागर, यहां पे क्या है, अरब सागर, क्या है, अरब सागर। यहां पे बे ऑफ बंगाल अर्थात बंगाल की खाड़ी है, क्या है, बंगाल की खाड़ी है, ठीक, क्या है, बंगाल की खाड़ी है। दूसरी बात, टेलीग्राम पे आप लोग दुर्गेश अब जरूर सर्च करिएगा, ठीक है। यहाँ पे बंगाली खाड़ी हो गई। अब देखिएगा यहाँ पे जो समुद्र तट से 9 राज्य स्पर्श करते हैं, जी हाँ, समुद्र तट सीमा को भारत के 9 राज्य स्पर्श करते हैं। 9 राज्य कौन कौन से हैं? जिसमें से ये पश्चिम घाट जिसे कहते हैं, ये अरब सागर से 5 राज्य लगे हैं और पूर्वी घाट अर्थात बंगाली खाड़ी से 4 राज्य लगे हैं। उन सभी राज्यों के नाम लिखते चलिएगा। देखिए पहला यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये गुजरात जिसकी सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है, और इस सीमा रेखा जो कुल है समुद्र की वो 7516.6 किलोमीटर है, लेकिन अगर मुख्य भूमि को पूछा जाए तो केवल 6100 किलोमीटर है। तो क्या होगी, गुजरात। यहाँ पे एक महाराष्ट्र है, फिर छोटा सा गोवा है, फिर यहाँ से आपका कर्नाटका है, फिर यहाँ पे केरला है। तो ये 5 ऐसे राज्य हैं पश्चिम घाट के जो किसको स्पर्श करते हैं, जो आपके अरब सागर को स्पर्श करते हैं, जिसका नाम यहाँ पे गुजरात, महाराष्ट्र, छोटा सा गोवा, कर्नाटका और केरला। क्लियर हो गया। अब आगे देखिएगा, अब इसके अलावा भी अब हम यहां से और अब हम देखेंगे 4 राज्य बंगाली खाड़ी को स्पर्श करते हैं। यहां से आप देखेंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद यहां पे आएंगे तो ओडिशा, और यहां से लेकर यहां तक पश्चिम बंगाल। तो ये 4 राज्य पूर्वी घाट के और 5 राज्य पश्चिमी घाट के हैं, जिनकी सीमा समुद्र को स्पर्श करती है, जिन्हें हम समुद्र तट सीमा कहा जाता है, या जिन्हें हम समुद्र तट सीमा के नाम से जानते हैं। क्या आप लोग को यह समझ में आ गया? अब आपको चाहे वो अरब सागर पूछे, चाहे बंगाली खाड़ी पूछे, मैं उम्मीद करता हूं आपके प्रश्न कभी यहां से गलत नहीं होने चाहिए। तो पहला काम, आप इस वीडियो को शेयर जरूर करिएगा, लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि अगर आप लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं तो फिर वीडियो कितना भी बेहतर क्यों ना पढ़ाए उसका कोई मतलब औचित्य नहीं निकलेगा। तो मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सके शेयर करिएगा। तो ये आपने जान लिया। अब यहाँ पे एक डेटा और जानिएगा, कुल जो समुद्र सीमा की लंबाई है वो 7516.6 किलोमीटर है। लेकिन अगर हम इस 9 राज्यों की बात करें, अगर मुख्य भूभाग की बात करें, तो इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर है, जिसमें सबसे लंबी सीमा रेखा गुजरात की और सबसे छोटी रेखा गोवा की है। माने दोनों सबसे ज्यादा सबसे कम जो है तो अरब सागर का स्पर्श करते हैं। दूसरी सबसे लंबी सीमा रेखा वाला राज्य समुद्र तट का वो है आपका आंध्र प्रदेश। कौन है? आंध्र प्रदेश है। इस प्रकार आपने देखा, यहां से मैप में आपके कोई प्रश्न कभी भी गलत नहीं हो सकते। अब आते हैं हम लोग प्रश्न की तरफ। अब आपके सामने प्रश्न आ गया है, मैं उम्मीद करता हूं अब इस प्रश्न का जवाब दे देंगे। अब कह रहा है अरब सागर पर कौन सा है, तो यहाँ पे छोटा सा मैप एक बार हम लोग और बनाएंगे। माना एक मैप है, ठीक है, समझने के लिए बना लिए। अब यहाँ पे पूछा है, गॉड लाइट कट गई, सॉरी, इतना अच्छा हमने बनाया था लेकिन लाइट कट गई, सॉरी, 1 मिनट आपका समय लगेगा। तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, सॉरी इसके लिए 1 मिनट टाइम लगेगा, इतना अच्छा समझाया था, इरेज हो गया। हमने ये देखा कि जो समुद्र तट को स्पर्श करने वाले हैं पश्चिमी घाट के 5 राज्य, अगर उत्तर से दक्षिण की तरफ बढ़ेंगे, उत्तर से दक्षिण तरफ, तो पहले गुजरात, उसके नीचे महाराष्ट्र, फिर छोटा सा गोवा, कर्नाटका, केरला, 5 राज्य पश्चिमी घाट को स्पर्श करते हैं। पूर्वी घाट अगर दक्षिण से उत्तर की तरफ बढ़ेंगे, सबसे नीचे तमिलनाडु, तमिलनाडु के ऊपर आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के ऊपर ओडिशा, ओडिशा के ऊपर
पश्चिम बंगाल। तो 4 और ये 5, 9 राज्य ऐसे हैं जो समुद्र तट सीमा को स्पर्श करते हैं। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर जो था वो तो हम लोग बाद में देखेंगे। अब दूसरा प्रश्न आपको उठता है कि भारत की कुल समुद्र तट रेखा की लंबाई क्या है। तो भारत की कुल समुद्र तट रेखा की जो लंबाई है 7516.6 किलोमीटर है। वैसे मैं आपको एक वीडियो पूरा मैपिंग पर दूंगा जहां पे मैपिंग के सारे प्रश्न, सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे। लेकिन तब तक आप इस वीडियो को जितना ज्यादा हो सकता है शेयर करिएगा, जितना ज्यादा अपने व्हाट्सएप स्टेटस से लेकर फेसबुक से लेकर हर एक जगह शेयर करिएगा, क्योंकि मैं आपके बीच का हूं और मैं आपके साथ पढ़ने वाला हूं और आपके साथ पढ़ा रहा हूं। तो आपको इस बात की खुशी होनी चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। और हम उनमें से हैं जो सिलेक्टेड बंदों में से है। इलेनिक बुद्रिगेस की पूरी टीम 69,000 में सिलेक्टेड है और हम लोग 3 टाइम सीटेड क्वालिफाई हैं और आप किसी भी प्रकार से कोई भी कमी नहीं पाएंगे। अध्ययन अध्यापन को लेकर कहीं भी किसी प्रकार की आपको कमी नहीं मिलेगी। इस बात की हम 110% आपसे गारंटी देते हैं। ठीक है, आइए छोटा सा 1 मिनट रुकिएगा आप लोग। लाइट कट जाए, लाइट पे कोई भरोसा नहीं है मेरा और यहाँ की दिक्कत सबसे बड़ी है लाइट की है। आइए हम लोग प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे इसका उत्तर क्या होगा अगर पश्चिमी घाट की बात करें। यहाँ अगर हम पश्चिम घाट की बात करें तो यहाँ अगर पश्चिम घाट की केवल बात करते हैं तो हमें क्या क्या मिलेगा। इसमें से पश्चिम बंगाल पूर्वी घाट का है, ठीक, तमिलनाडु आंध्र प्रदेश पूर्वी घाट का है, उड़ीसा पूर्वी घाट का है। अब क्या होगा कर्नाटका, केरल और गुजरात, जहां पे गुजरात यहां पर है, केरल यहां पर है और कर्नाटका यहां पर है। मतलब ये 3 ऐसे राज्य हैं जो समुद्र तट को स्पर्श करते हैं। जितने लोगों ने विकल्प ए बताया था उन सभी के प्रश्न पूरी तरीके से सही थे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ गया, हमारे देश के मानचित्र में झारखंड कहाँ है। आइए इसको भी हम ड्रा करते हैं और ये देखते हैं कि झारखंड हमारे मैप में कहाँ है। ठीक है, तो क्या आप लोग तैयार हैं इस प्रश्न इस वीडियो को शेयर करने के लिए? अगर आप तैयार हैं शेयर करने के लिए तो आपकी बड़ी महान कृपा हो जाएगी अगर आप वीडियो लोगों तक पहुंचा देंगे। आप सबकी बड़ी महान कृपा होगी अगर वीडियो को लोगों तक। माना ये भारत है, बहुत सुंदर तो नहीं बना पाए, माना ये भारत है। अब आपको ये बताना है कि हमारे देश में झारखंड कहाँ स्थित है। तो हम आपको झारखंड की लोकेशन बता दें। हमारे मानचित्र में अगर देखा जाए, अगर हम मानचित्र की बात करें तो झारखंड यहाँ है। ठीक है, यहाँ पे झारखंड, थोड़ा सा 1 मिनट रुकिएगा, यहाँ पे ये हमारा यहाँ पे छत्तीसगढ़ है, झारखंड है। ये पहले बिहार का हिस्सा था, 2000 में टूट गया। जब 2000 टूट गया, आइए ये कह रहा है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। तो पहले मैप आपको बता दूं, यहाँ पे मैं मैप बता देता हूँ, मैप आप जानते रहिएगा। इसे कहते हैं ईस्ट, इसे कहते हैं वेस्ट, इसे कहते हैं नॉर्थ, इसे कहते हैं साउथ। कह रहा है उत्तर प्रदेश के पश्चिम में। अगर उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो अगर उत्तर प्रदेश आपका यहाँ है, अगर उत्तर प्रदेश की पश्चिम की बात करेंगे तो झारखंड नहीं, मतलब ये गलत। क्लियर, आगे देखते हैं। कह रहा पश्चिम बंगाल के पूर्व में, देखिए पश्चिम बंगाल यहां से लेकर ये यहां तक पश्चिम बंगाल है, इसके पूर्व माने और आगे जाएगा, यह विकल्प भी गलत। कह रहा उड़ीसा के उत्तर में, यहाँ पे उड़ीसा है और उड़ीसा के उत्तर, क्योंकि मैंने नीचे बना दिया उड़ीसा के उत्तर में। कह रहा छत्तीसगढ़ के दक्षिण पूर्व में। अब आपको बताना है तीसरा और चौथा में कौन सही है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा तीसरा और चौथा में कौन सही है। तो आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ यहाँ है, छत्तीसगढ़ के पूर्व में है, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब आपको है उड़ीसा के उत्तर में, क्योंकि यहाँ पे उड़ीसा है, यहाँ पे देख रहे हैं उड़ीसा है, और क्योंकि यहाँ पश्चिम बंगाल उड़ीसा, तो उड़ीसा कहाँ है, उत्तर में है, माने नॉर्थ में है। इसलिए जितने लोगों ने इसका विकल्प नंबर 3 बताया था उन सभी के उत्तर पूरी तरीके से सही थे। इसका उत्तर उड़ीसा के उत्तर में होगा। कहाँ होगा, उड़ीसा के उत्तर में होगा। आप बताइए कि कितने लोग को समझ में आया। अगर नहीं समझ में आया तो मैं मैप में दिखा दूं। अगर आपको यहाँ पे डाउट हो मैं आपको मानचित्र में दिखा दूं। अगर आपको डाउट हो तो मैं मानचित्र में भी दिखा दूंगा, मेरे पास मानचित्र भी पड़े हैं। अगर आपको समझ में आ गया कि मैंने आपको बेहतर तरह से डिफाइन किया है, इस वीडियो को जितना शेयर हो सके शेयर करिएगा, जितना ज्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा, आप सभी लोग स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिए। अगला प्रश्न आपके बीच आता है। बाप रे बाप, भारी प्रश्न है, बहुत ही बड़ा प्रश्न है। चलिए कोई बात नहीं। कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि आप यक्ष पर स्थित और आपका विद्यालय वाई पर है। माने आप जो है यक्ष पर है और आपका विद्यालय वाई पर है। आप घर से आपके विद्यालय तक जाने के लिए कोई सीधी सड़क नहीं है, अतः पहले आप ए पर जाते हैं जो यक्ष के ठीक उत्तर में 30 किमी है। आइए इसका मैप हम ड्रा करते हैं।
ठीक है, हम क्या करेंगे, कह रहा है कि पहले आप ए पर जाते हैं, कहां पे, ए पे, जो यक्स, यहां पे यक्स है, यक्स से ए पे गए, ए पे पहुंचे, ए जो 30 मीटर की दूरी पर, मतलब यहां से यहां तक की दूरी 30 मीटर हो गई। अब कह रहा है फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम है, पश्चिम माने किधर जाते हैं पहले यार, उत्तर में जाते हैं, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, एक मिनट रुकिएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने यक्स मान लिया, कह रहा है कि एक मिनट, जगह कम हो जाएगा क्या, यहाँ पे बनाते हैं हम लोग, कैसे बनाए जी, और छोटा करें, तभी हमें जगह चाहिए ना, हमें जगह चाहिए तभी तो बन पाएगा। चलिए अब यहाँ पे हम बनाते हैं, कह रहा है कि मैंने यहाँ पे मान लिया यक्स, यक्स से पहले कहा जाता है, ए तक जाता है जो ठीक उसके उत्तर में, उत्तर में गए, यहां हो गया यक्स, यक्स से यक्स हो गया, यहां से ए तक गए, यहां तक ए तक गए जो कितना है 30 मीटर उत्तर, यक्स से 30 मीटर ए उत्तर में, ए पर जाते हैं जो यक्स के ठीक उत्तर में 30 मीटर, फिर आप बी पर जाते हैं जो ए के ठीक पश्चिम में 40 मीटर है, यहां तक आए 40 मीटर, पश्चिम माने इधर आए 40 मीटर है। अब यहां पहुंच गए बी तक, क्या पहुंच गए, बी तक। अब कहता है फिर आप सी पर जाते हैं जो बी के ठीक उत्तर में है, बी के ठीक उत्तर में जाते हैं, अब यहां से 30 मीटर, कहां तक पहुंच गए, सी तक पहुंच गए। फिर आगे क्या कह रहा है कि उत्तर तीन जाते हैं, अंत आप वाई पर अपने विद्यालय ठीक उत्तर में दूरी पर जाते हो, अंत में वाई पर जाते हैं, विद्यालय पहुंचते हैं, और जो ठीक सी से पश्चिम में 40 मीटर है, पश्चिम में सी से 40 मीटर वाई है जो 40 मीटर की दूरी पर है। ठीक है, विद्यालय के सापेक्ष आपके घर की दिशा क्या होगी, देखिए ये आपका घर है और ये आपका स्कूल है, ये आपका विद्यालय है। अब जरा कमेंट करके बताइए इसके सापेक्ष क्या होगा, फटाफट कमेंट करके बताइए, जो लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट बताएं, फटाफट बताएं, फटाफट बताएं। देखिए विद्यालय के सापेक्ष पूछा है यहाँ पे, किसके सापेक्ष, विद्यालय के। तो जो विद्यालय होगा आपका वो कहां पे है, विद्यालय आपका यहाँ पे है, यहाँ पे हम क्रॉस करेंगे तो कहां पे आएगा, ये आएगा। अगर इस दूरी को हम यहाँ पे मैप में देखें तो हम जानते हैं ईस्ट वेस्ट, सॉरी ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब जो यह दूरी है इसे क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं, साउथ ईस्ट माने दक्षिण पूर्व के नाम से जाना जाता है। इसका उत्तर क्या होगा, दक्षिण पूर्व होगा। क्या होगा, दक्षिण पूर्व होगा, क्योंकि हमें क्या पूछा है, विद्यालय के सापेक्ष पूछा है, न कि घर के सापेक्ष। अगर ये घर के सापेक्ष होता तो उत्तर पश्चिम होता, अगर ये प्रश्न में घर के सापेक्ष होता तो उत्तर पश्चिम है, लेकिन ये विद्यालय के सापेक्ष पूछा है। अगर आप कहें तो मैं इसे एक और बेहतर तरीके से डायग्राम पे ड्रा करके हम आपको समझा दें, लेकिन अगर आपको समझ में आ गया हो तो हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक प्रश्न आपके सामने आ चुका है और ये भी हमारे नोट्स में था। अगर आपने नोट्स पढ़ी होगी, एनसीईआरटी पढ़ी होगी, इस प्रश्न का उत्तर आप कर लेंगे। यहाँ पे प्रश्न कह रहा है, हमारे देश का एक जंगल है, उस जंगल के लोगों को आदिवासी कहते हैं। खेती के लिए जमीन ग्राम सभा पंचायत के द्वारा एक विशेष मात्रक जिसे यूनिट अथवा इकाई कहते हैं, जिसे हम टीन कहते हैं, आवंटित की जाती है। तो टीन क्या है, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताएं, टीन क्या है, टीन क्या है, फटाफट कमेंट करके बताएं। यह एनसीईआरटी में है, ये एनसीईआरटी में है, हमारे नोट्स में था। अगर आपने हमारी नोट्स पहले की पढ़ी होगी, अब भी पढ़ी होगी, तो आपका प्रश्न कभी गलत नहीं होगा। फटाफट कमेंट कर जवाब दें आप लोग, सभी लोग फटाफट। देखिए भारत का एक राज्य है और राज्य का नाम आप बताइएगा, अगर आपने हमारी क्लास या नोट्स पढ़ी होगी। उस राज्य में जमीन में खेती करने के लिए वहां के लोगों को एक टीन बीज दिया जाता है, वह बीज जितना दूर तक बोएंगे वह जमीन उनकी होगी। इस प्रकार इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, अब आप फट से बताइए, अब आप बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। जिसकी बीमा इतनी हो ये गलत, जिसपे कोई किसान टीन बीज उत्पादता हो ये नहीं, वह भूमि का मात्रा जिसका अभिकल्पना विशेष रूप से जंगलों किसान। देखिए इसका उत्तर जो होगा वह भूमि जिस पर कोई किसान एक टीन बीज बोता है, माने एक टीन बीज जितना बोएगा वह जमीन किसान को होगी। तो जो मात्रक है ये भारत का किस राज्य का है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यह सीटेट में पूछा प्रश्न है और यह हमारे नोट्स में भी है और आपने जो क्लास पढ़ी होगी वहां पर मैंने आपको पढ़ाया है।
इसलिए इसका उत्तर क्या होगा, 20 का राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न बहुत ही आसान है, मैं उम्मीद करता हूं इस प्रश्न का आप जरूर देंगे जवाब। नीचे दिए गए शहरों में किस शहर में रेत के पहाड़ है, जिन्हें रेत के टीले कहा जाता है? ये हमने आपको पढ़ाया है और उम्मीद करते हैं आप इसका जवाब जरूर देंगे। बताइएगा, जवाब दी सभी लोग। जो फेसबुक पे वो भी शेयर कर दे सभी को। आपकी संख्या कम है, 10-5 क्वेश्चन और करा देते हैं, ठीक है। आपकी संख्या कम होना यह बात स्पष्ट करता है कि हमारे पढ़ाने में कमी है। देखिए, अगर हम काबुल की बात करें तो ये अफगानिस्तान की है। अगर हम काबुल की बात करें, अफगानिस्तान। बर्लिन ठंडा स्थान। थिम्पू आपको पता है कहां है, नेपाल कि काठमांडू, कहां है? थिम्पू काठमांडू संबंध है कि नेपाल से? कमेंट करके बताइएगा। अबू धाबी, यह एक रेतीला क्षेत्र है और यहां पे तेल बहुत ज्यादा होता है, जहां पे तेल का उत्पादन ज्यादा है और यहां पे रेत ही रेत दिखाई देते हैं, इसलिए यहाँ पे रेत के टीले दिखाए जाते हैं, उसे हम अबू धाबी के नाम से जानते हैं। ये एक रेगिस्तानी इलाका है और भौगोलिक दृष्टि से यहाँ पे तेल ज्यादा मिलता है जो पूरे दुनिया में निर्यात की जाती है, इसलिए इसका उत्तर यह भी एनसीईआरटी में है। और अगर आपने हमारी नोट्स पढ़ी होगी, हमारी लेक्चर अटेंड किया होगा, यह भी प्रश्न आपका सही हो जाता। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है। ध्यान से देखिएगा, कह रहा है सभी पुराने कुओं को देखते हैं तो जो सूख गए हैं। हमारे बड़े यह कहते थे अब से लगभग 25 से 30 साल पहले इन कुओं में बहुत ज्यादा पानी था जो पूरी तरह से सूख गया है। यह हमने अभी हाल ही पढ़ाया था। निम्नलिखित में से कुओं के सूखने का संभावित कारण क्या है? जल्दी से चुनिए और अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, बताइएगा। सभी लोग कमेंट करके जवाब दें। 6:30 बजे सीडीपी, 7:30 बजे मैथ, 8:30 बजे संस्कृत शिक्षण, 9:30 बजे आपका पर्यावरण शिक्षण। यह क्लासेस फिक्स टाइम है एकदम, मान इस पे कोई छेड़छाड़ नहीं होगा आगामी तब तक जब तक की परीक्षा ना हो जाए। इसलिए आप इलेनी विद दुर्गेश पे जुड़े रहिएगा। टेलीग्राम पे पहली लिंक जाती है, टेलीग्राम पे दुर्गेश सर्च करके इलेनी विद दुर्गेश से जुड़ सकते हैं और मेरी गारंटी है कि आप 30 में 28 हर हाल में करके आएंगे। आइए इसके बारे में बात करते हैं। जिन झीलों तालाबों में वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब वहां नहीं होता। जी हाँ, सही बात। इसके लिए आपने पढ़ा होगा, मैंने जब एनसीईआरटी पढ़ाई तो मैंने वहां पे इसका जिक्र किया था। तरुण भारत संघ की बात मैंने वहां पे किया हुआ था। तो आप देखते हैं जब झीलों में जो वर्षा का पानी इकट्ठा होता था अब नहीं होता। उसके लिए टांका का प्रयोग किया जाता है, उसके लिए टांका का प्रयोग किया जाता है। सब धीरे धीरे पढ़ाऊंगा। पेड़ों, कुओं और आसपास के क्षेत्रों की जमीन अब कोलतार सीमेंट से ढक गई। अब आपने देखा होगा कि जो पेड़ है, कुआं है, आसपास के जो क्षेत्र की जमीन अब कोलतार या सीमेंट से उसको ढक दी गई है, इसीलिए लगातार पानी सूखता जा रहा है। फिर कुओं का कोई उपयोग नहीं करता तो ये घर में टोटियां, जी ये गलत बात है। भूमिगत पानी को खींचने के लिए कई विद्युत मोटर चलित पंप लग गए हैं, इसके कारण लगातार पानी का जो कुओं में पानी सूखने लगा है। इसलिए इस प्रश्न का जो उपयुक्त उत्तर होगा वह 1 2 3 1 2 4 3 नहीं होगा। 3 क्या होगा? नहीं होगा। इस प्रश्न की स्क्रीनशॉट क्लिक कर लीजिएगा। क्लास खत्म होने के बाद कल से हम आपको लगातार इसकी पीडीएफ टेलीग्राम पे उपलब्ध करा देंगे, जहां पे दुर्गेश सर सर्च करके इलेनी विद दुर्गेश से ये सारी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ते हैं क्योंकि अब कुछ क्वेश्चन हम और कराएंगे कि आपकी संख्या लगातार कम होती जा रही है, बढ़ने की जगह। तो आप यहां बताना है कि पर्यावरण अध्ययन में संकल्पनाओं और मुद्दों को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में नहीं रखा गया है। क्यों? फटाफट कमेंट करिएगा और कमेंट करके सभी लोग जवाब दीजिएगा। सभी लोग कमेंट करके जवाब देंगे।
फटाफट बताइएगा, फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा क्या होगा इसका उत्तर। आइए मैं इस पे सभी को विस्तृत चर्चा करता हूं और सभी लोग इसको शेयर जरूर करिएगा। बार बार मुझे कहना पड़ता है कि कितना बेहतर पढ़ाओ, लेकिन आप लोग संख्या ही नहीं रहते, आप शेयर ही नहीं करते आप लोग, जबकि आपको फिक्स टाइम पता, रात 9:30 बजे ये क्लास लाइव हो जाती है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। कह रहा है कि सीबीएसई के द्वारा पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम को इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। किस प्रकार से? इस प्रकार से निर्धारित किया गया है, ये तो गलत है, माने इस विकल्प के आधार पर गलत है। इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश के समग्र रूप में देखते हैं। फिर कह रहा है यह शिक्षण अधिगम की एक अच्छी युक्ति है। फिर कह रहा है यह पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए है। लेकिन इसका जो उपयुक्त उत्तर होगा मैं आपको यहाँ पे स्पष्ट करना चाहूंगा। आपको भी एनसीएफ 2005 मेरे द्वारा पढ़ाया जाएगा। एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005 ये कहता है कि जो ईवीएस किताबें हैं, जो पर्यावरण किताबें हैं, वो कक्षा ए 3 से लेकर 5 तक के लिए है और इसमें इसे पर्यावरण के रूप में पढ़ाया जाता है, जिसका एकमात्र उद्देश्य है कि बच्चे अपने आसपास के परिवेश को देखें, अपने आसपास के परिवेश को समझें और उनसे ज्ञान अर्जन करें। इसलिए इसे विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के विषय के रूप में न रखकर एक पर्यावरण मुद्दे के रूप में रखा गया है। जैसे जितना भी अध्याय मैंने आपको एनसीईआरटी पढ़ाई है, अगर आपने हमारा नोट्स लिया होगा, वहां पे आपको एक बात विदित हुआ होगा, एक बात आपको स्पष्ट हुआ होगा कि यहाँ पे केवल बच्चों को वही पढ़ाया जाता है जो बच्चा देखता है, जो हम आसपास देखते हैं। इसे सामाजिक विज्ञान और विज्ञान मुद्दों से नहीं जोड़ा गया। इसलिए इस प्रश्न का जो उत्तर होगा वह क्या होगा? बी, इस आयु वर्ग के बच्चे अपने परिवेश के समग्र के रूप में देखते हैं, न कि सामाजिक विज्ञान और विज्ञान के मुद्दे के रूप में देखते हैं। क्लियर? यहां तक कोई दिक्कत, कोई समस्या हो तो फटाफट कमेंट करके आप हमसे जरूर पूछेगा, सर मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आई या मुझे यहाँ पे चीजें नहीं क्लियर हुई। इसीलिए आप सभी लोग हमें कमेंट करके बताइएगा। मैं आपको 5 प्रश्न और कराऊंगा, अगर आपकी संख्या अच्छी है तो ठीक है, वरना आज के लिए क्लास एंड हो जाएगी। ठीक है, यहां से देखिएगा आप लोग, निम्नलिखित में से कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के विषय में संदर्भ में सच है, क्या सच है? फटाफट कमेंट करके बताइए, फटाफट कमेंट करके बताइएगा। फटाफट कमेंट करके बताइएगा। चलिए कमेंट कर बताएं सभी लोग। चलिए 5 प्रश्न आज और कराएंगे। यहां पे देखिए मैं हर एक बात को स्पष्ट करता चलूंगा। पहली बार आप लोग कमेंट करके उत्तर बता दे, कमेंट करके एक बार उत्तर बता दे सभी लोग। चलिए बहुत सारे लोग के जवाब भी आ रहे हैं। देखिएगा, कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दे और संबंधों का संपादन भाषा के द्वारा होता है। तो भाषा के द्वारा अगर होता तो हम ये जानते हैं कि कक्षा 1 और 2 में भाषा की किताबें प्लस गणित की किताबें चलती हैं। जब भाषा और गणित की किताबें चलती हैं तो इससे स्पष्ट होता है कि यहाँ पे यह गलत हो। अब कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन से संबंधित मुद्दे और संबंधों का संपादन भाषा और गणित के माध्यम से होता। जी हाँ, क्योंकि कक्षा 1 और 2 में जो गणित और भाषा की पाठ्य पुस्तक होती है, उसी पाठ्य पुस्तक के साथ बच्चों को, बालकों को पर्यावरण के मुद्दे, सामाजिक विज्ञान, विज्ञान और पर्यावरण के जो मुद्दे हैं उसके साथ मिलाकर हम उनके इस अध्ययन को सम्मिलित करते हैं। इस प्रकार आप सभी लोग को, जो भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं, वे साथी ये जानते रहे कि भाषा और गणित की किताब, जो किताबें होती हैं वो कक्षा 1 और 2 में चलती हैं और इसी के साथ हम पर्यावरण को भी अध्ययन के रूप में अध्ययन करते हैं। इसकी एकल किताब नहीं होती। लेकिन जब बच्चा कक्षा 3 में जाता है तो पर्यावरण की एक अलग पाठ्य पुस्तक होती है आसपास। तो 3 से लेकर 5 तक हम अलग अध्ययन करते हैं पर्यावरण को, लेकिन कक्षा 1 और 2 में भाषा और गणित के साथ इसका अध्ययन करते हैं। इसलिए इसका उत्तर क्या होगा? दूसरा या 20 का राइट आंसर होगा। फिर कह रहा है 1 और 2 पर्यावरण अध्ययन के नए विषय के रूप में है, ये गलत है। 1 और 2 में विषय के रूप में पर्यावरण अध्ययन समझने का आसान नहीं है, ये गलत है। तो आपको क्लियर हो गया
सभी कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई दिक्कत, कोई समस्या नहीं है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए आप प्रयास करेंगे, ये आज आपका आखिरी क्वेश्चन है, इसके बाद आज की क्लास यहाँ पे एंड होगी। काफी लंबी क्लास हो चुकी है। यहाँ पे एक प्रश्न है कि पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में उप विषय, यहाँ पे देखिए उप विषय के स्थान पर थीम को प्रस्तावित किया गया है, क्यों? और थीम की जो संख्या है वो 6 है। मैंने कल पढ़ाया था 6 थीम है। आप मिथिलेश जी इस बात को परेशान ना हो, कल परसों सामाजिक विज्ञान की और एनसीएफ की मैं एक शॉर्ट नोट्स आपको उपलब्ध कराऊंगा, एनसीएफ 2005 का, जो हस्तलिखित नोट्स है मेरे द्वारा। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। फटाफट बताइएगा क्या होगा, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइएगा आप लोग। देखिए इसके बारे में बात करते हैं। ये भी अगर आपने जो पेड क्लास में हमने नोट्स डाला था 105 पेज का एनसीईआरटी पैटर्न का टाइपिंग नोट्स, उसे अगर आपने लास्ट में पढ़ा होगा तो इसका उत्तर आपको मिल गया होगा। देखिए यहाँ पे इसका जो एकमात्र उद्देश्य है, अगर आपने ध्यान से इसको पढ़ा होगा तो आपको यह बात यहाँ पे स्पष्ट होगा या विदित हो जाएगा कि पर्यावरण अध्ययन में पाठ को कम करने के लिए जी नहीं, पाठ को कम करना नहीं है, बल्कि बस्ते के बोझ को कम करना है। बात को समझिएगा, इसलिए गलत फिर कह रहा है कि बच्चों के परिवेश बोध में वृद्धि करने के लिए उप विषयों का संबंध थीम जी नहीं, बच्चों के अस्थायी परिवेश के मुद्दे से जुड़े हुए अंतर संबंधी समझ को विकास के लिए। यहाँ पे कह रहा है उप विषयों की तुलना में थीम आधारित पर्यावरण अध्ययन का संपादन आसान है जी कल। जैसे 6 प्रकार के थीम है, थीम को आप ध्यान से पढ़ेंगे तो मैंने आपको कल पढ़ाया था, जो छठा थीम था आपका करके सीखो, माने यहाँ पे जो थीम की बात की गई है, यहाँ पे जो थीम है ध्यान समझिएगा, जो थीम की बात की जा रही है, एकमात्र उद्देश्य है कि जो बालक है वो अपने आसपास के जो उसके समग्र जो पर्यावरण है, उस पर्यावरण को उस थीम में सम्मिलित किया गया, जिनकी संख्या 6 है। और ये 6 हमारे नोट्स में भी है और आपको एनसीईआरटी में मिल जाएंगे। और इसलिए इन 6 थीम को मैं आपको दिखा दूं, आप विश्वास नहीं करेंगे सर एनसीईआरटी में कहाँ है, मैं आपको दिखा दे रहा हूं, मैं आपको दिखा दूं एनसीईआरटी में। देखिए एनसीईआरटी कक्षा 5 में यहाँ पे 6 थीमों की व्याख्या की गई है। देखा आप लोग को 6 थीम क्या है? आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर और पौधे। अगर अन्य थीम की बात करें, जैसे आपसी संबंध हो गए, देखिए पहला थीम हो गया परिवार, देखिए क्या है पहला थीम परिवार, दूसरा भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं, ये अच्छा थीम हो गई। और पहले थीम का उपथीम भी है, उपथीम पिछली बार सीटेट ने पूछा था कि आपसी संबंध, काम और खेल, जानवर, ये क्या है? परिवार और मित्र के उपथीम है। ये सभी ये 6 थीम आप याद रखिएगा। ये एनसीईआरटी है कक्षा 5 की, क्योंकि मैं एनसीईआरटी पढ़ता हूँ और एनसीईआरटी के नोट्स हम आपको उपलब्ध कराते हैं, इसीलिए आप लोग भी एनसीईआरटी पढ़िएगा, मेरी आपसे निवेदन है। और एनसीईआरटी की सभी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पे है, जो दुर्गेश से सर्च करके ई-लर्निंग दुर्गेश से ईबीएस क्लास 3, 4, 5 की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, यही आ गया, निम्नलिखित में से कौन सा वर्तमान पर्यावरण अध्ययन के 6 थीम, अभी 6 थीम की बात कर रहे थे, 6 थीमों में से एक नहीं है? अब आप इसका जवाब देंगे और हम इसका जवाब नहीं देंगे, क्योंकि अभी हमने आपको इसके बारे में अच्छी तरीके से समझाया था। और टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा, जहां पे आप हमारे सभी नोट्स इसकी प्राप्त कर सकते हैं। और ऑनलाइन नोट्स घर बैठे प्राप्त करने के लिए 6306344367 पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। प्रतिदिन रात 9:30 बजे देखिएगा। फटाफट बताइएगा। भोजन, देखिए मैंने अभी जस्ट आपको यहाँ पे बताया और मैंने दिखाया ये पर्यावरण में है, ये कक्षा आसपास की किताब में दिया गया है। यहाँ पे देखिए 6 थीमें थी। पहला थीम है परिवार और मित्र, परिवार और मित्र। दूसरी थीम क्या थी? भोजन, पानी, आवास, यात्रा, हम चीजें कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पे कहा है काम और खेल, जो आपका काम और खेल है, ये क्या है? यह इसका थीम नहीं है, ये क्या है? ये इसका उपथीम है। उपथीम किसका है? अब प्रश्न उठता है सर ये उपथीम किसका है? तो ये जो उपथीम है ये परिवार और मित्र का उपथीम है। और ये पिछली बार भी सीटेट ने पूछा था, जो जानवर था, कि जानवर क्या उपथीम में आता है, ये पिछली बार सीटेट का पूछा प्रश्न है और ये एनसीईआरटी कक्षा
2005 में आपको मिलेगा। जी हाँ, आपने एकदम सही सुना। आगे बढ़ते हैं, आप चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें, बाकी इस पर व्हाट्सएप करके ऑनलाइन क्लास, नोट, सभी चीजें जानकारी ले लेंगे, प्रैक्टिस सेट, सभी जानकारी आपको यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगी और हम पूरी तरह से एनसीईआरटी पर ही पढ़ाएंगे। अगला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्यावरण अध्ययन के संबंध में सच नहीं है? तो फटाफट कमेंट करके बताइए क्या सच नहीं है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा। मैं एक लाइन बताऊंगा, एक ट्रिक बताऊंगा, अब इसका तुरंत उत्तर चुटकियों बताएंगे। एक ट्रिक मैंने आपको बताया, अगर मेरी क्लास रेगुलर अटेंड कर रहे होंगे, इस प्रश्न का उत्तर कभी गलत नहीं होगा। देखिए मेरी बात को ध्यान समझिएगा, एकदम ध्यान समझिएगा जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। मैंने आपको कई बार बताया, देखिए वीडियो को लोग शेयर कर दीजिए, जो लोग भी लाइव देख रहे हैं वो वीडियो को शेयर जरूर कर देंगे, चाहे फेसबुक पे चाहे यूट्यूब पे। देखिए पर्यावरण अध्ययन की एक प्रकृति एकीकृत है, एकदम सही बात है। पर्यावरण अध्ययन बाल केंद्रित अध्ययन है, एकदम सही बात है। पर्यावरण अध्ययन बच्चों को अपने परिवेश को खोजने में अवसर देता है, एकदम सही बात है। लेकिन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन वर्णन और परिभाषाओं पर बल देता है, यही आपका गलत हो गया। और यहाँ पे पूछा कौन गलत है, और जो गलत है वही सही होगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 कहता है रटना नहीं है, याद नहीं करना है। इसलिए इस बात को जानते रहिएगा, इसका उपयुक्त विकल्प डी या चौथा इसका राइट आंसर होगा। इसका उत्तर क्या होगा? चौथा इसका राइट आंसर होगा, क्योंकि मैंने आपको 1000 बार बताया, रटना, कंठस्थ करना, याद करना, परिभाषा, दोहराना, रट्टा मारना, ये सभी एनसीईआरटी 2005 सीधा सीधा विरोध करता है। चाहे गणित शिक्षण में आए, चाहे हिंदी शिक्षण में आए, पर्यावरण शिक्षण में आए, सीडीपी शिक्षण में आए, पर्यावरण शिक्षण में आए, कोई भी शिक्षण में आता है, ये चार शब्द पहले बाहर निकालिएगा। ठीक, आपके प्रश्न हमेशा सीटेट में 5 से 4 सही होंगे, हर बार पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि निम्नलिखित में से क्या एक पर्यावरण अध्ययन के ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण, ज्ञान की रचना में महत्वपूर्ण, जल्दी से बताइए कमेंट करके, क्या इसमें ज्ञान की रचना में बहुत ही महत्वपूर्ण है? फटाफट कमेंट करिएगा, सभी लोग जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करके बताइएगा। फटाफट कमेंट कर जवाब दीजिए, जो भी लोग लाइव देख रहे हैं फटाफट जवाब दीजिएगा। फटाफट कमेंट जवाब दीजिएगा, फटाफट कमेंट कर जवाब दीजिएगा। इसका उत्तर आपको एनसीईआरटी 2005 में मिलेगा। एनसीईआरटी 2005, अगर आपने मेरी हिंदी शिक्षण पेड क्लास के लोग पढ़े होंगे तो पहला सेंटेंस ही मैंने इसका उत्तर लिखवाया है। अगर आपने हिंदी शिक्षण भी मेरी पढ़ी होगी तो आप पहला प्रश्न ही आपने यहाँ पे देखा होगा। आइए ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे देखिएगा, मेरी बात को खूब गौर समझिएगा। बच्चों की सक्रिय भागीदारी, हम चीजें कैसे बनाते हैं, आपने थीम में पढ़ा होगा, हम चीजें कैसे बनाते हैं, इसके लिए बच्चों को स्वयं इन्वॉल्व करना ताकि उसमें जुड़े, इसलिए बच्चे सक्रिय भागीदारी करें, यह पर्यावरण ज्ञान का महत्वपूर्ण पहलू है। फिर कह रहा है बच्चों के ज्ञान को शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना, ये एकदम गलत है। एनसीईआरटी 2005 ये कहता है कि बच्चों को, ज्ञान को बाहर दुनिया से जोड़िए, कक्षा की चारदीवारी से बाहर लेके जाइए, शिक्षक से हटाकर बाहर ले जाइए। इसलिए इसका जो उत्तर होगा यह गलत है, क्योंकि शिक्षक के ज्ञान से जोड़ना, जी नहीं, बाहर की दुनिया से जोड़ना, उसके परिवेश से जोड़ना, यह एनसीईआरटी 2005 कहता है। फिर आगे देखेंगे, पर्यावरण अध्ययन को कक्षा की चारदीवारी से बाहर सीखना, जी हाँ, मैंने अभी जस्ट स्पष्ट किया कि बच्चों के ज्ञान को चारदीवारी के बाहर ले जाना है, सीधा सीधा पर्यावरण में ले जाना है। हम चीजें कैसे बनाते हैं, आवास, यात्रा, इन सभी चीजों पे हमें लेकर जाना है। आगे देखेंगे, बच्चों को स्थानीय ज्ञान को विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करना। अब बच्चों के जो स्थानीय ज्ञान है उनको विद्यालय के ज्ञान से संबंधित करके तब हम उन्हें अध्ययन अध्यापन का काम करेंगे। जैसे आपको अगर मकान पढ़ाना है तो बच्चों को मकान तक ले जाइए, जो मकान बन रहे हैं, फिर उसके बाद अपनी कक्षा में लाइए, तब मकानों को चर्चा करिए। कक्षा 3 आसपास एनसीईआरटी में इसका साफ साफ अध्ययन किया गया है। ठीक, अब यहाँ पे जो इसका उत्तर होगा, ए सही है, तीसरा सही है, चौथा मन इसका विकल्प जो है ए इसका राइट आंसर है। कितने लोगों को यह कॉन्सेप्ट समझ में आया? प्रति रात 9:30 बजे
देखना ना भूलिएगा। 6:30 बजे CDP, 7:30 बजे गणित जो स्वयं मैं पढ़ाता हूँ, 8:30 बजे संस्कृत और 9:30 बजे आपकी पर्यावरण शिक्षण प्रतिदिन लाइव चलती है। ठीक है, तो क्या किया जाए, आज की क्लास यहाँ पे खत्म किया जाए या आगे प्रश्न तक बढ़ा जाए? फटाफट कमेंट करके आप बताइएगा। आप चाहे तो आज की क्लास यहीं पे खत्म कर दीजिए या तो आज की क्लास आगे बढ़े। तो आप लोग अगर चाहते हैं इस वीडियो को सभी लोगों तक पहुंचाइएगा अगर आप चाहते हैं, वरना आज यहीं पे क्लास खत्म कर दीजिए। टेलीग्राम पे दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा। अभी तो और प्रश्न बाकी है, कभी अभी तो हम आपको 15 प्रश्न कराते हैं, लेकिन आपकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। आपको तो शेयर करना चाहिए, लोगों तक पहुंचाना चाहिए। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को जोड़ने की सबसे प्रभावशाली युक्ति क्या है, देखते हैं सबसे पहले कौन बताता है। फटाफट कमेंट करके बताइए, देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। सबसे पहले फटाफट जवाब दीजिएगा सभी लोग, सभी लोग फटाफट कमेंट कर जवाब दीजिएगा। जितने लोग वीडियो को लाइव देख रहे हैं फटाफट कमेंट करिएगा, क्योंकि आपकी संख्या लगातार कम है। इस बात का एक ही स्पष्ट है कि हमारे पढ़ाने में, शिक्षण कौशल में कोई न कोई कमी है, इसलिए आपकी संख्या लगातार कम है। फटाफट शेयर करिए, लोगों तक पहुंचाइए। अगर आप नहीं पहुंचाएंगे तब कब पहुंचाएंगे मालिक आप लोग। चलिए आइए हम इस पे बात करते हैं। कक्षा निर्देशन गलत है, शिक्षक द्वारा व्याख्या। भैया कक्षा 3 से 5 की बात हो रही है, प्राथमिक शिक्षक की बात हो रही है। पाठ्य पुस्तक का पठन ये मैंने पढ़ाया, ये तीनों टॉपिक मैंने हिंदी शिक्षण में पढ़ाया है। अगर आपने हमारी क्लास पढ़ी होगी आपको भली बात याद होगा। किस्से कहानियां आपने देखा होगा एनसीईआरटी 2005 के आधार पर, या एनसीईआरटी में हर तथ्य को साबित करने के लिए क्या करता है, हमेशा किस्से और कहानियों का प्रयोग करता है। इसलिए इसका उत्तर ए इसका राइट आंसर होगा। इसका उत्तर ए इसका राइट आंसर होगा, ए इसका सही जवाब होगा। कि जैसे हम कहानी के माध्यम से चाहे भोजन पढ़ाएं, आवास पढ़ाएं, यात्रा पढ़ाएं, चाहे हम उनको चीजें कैसे बनाते हैं, कुछ भी पढ़ाना होता है, हम कहानी का सहारा लेते हैं और किस्सों का सहारा लेते हैं। बच्चों का ध्यान हमारी तरफ हो जाता है। जैसे प्रश्न शीटर ने पूछा है कि जैसे आप एक कक्षा के अध्यापक या अध्यापिका है, अच्छा या अध्यापक या अध्यापिका है, और क्या आप कक्षा में पढ़ाने के लिए जाते हैं कि आज हम जाएंगे बच्चों को पर्यावरण में पेड़ पौधे पढ़ाएंगे, और कक्षा में प्रवेश करते हैं। एक साथ एक सूर्य बच्चे कहते हैं गुड मॉर्निंग सर, आपने सुना होगा, और फिर कहते हैं सर मुझे नहीं पढ़ना है। तो उस दशा में एक अध्यापक या अध्यापिका होने के नाते आप क्या करेंगे, फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। फटाफट कमेंट कर जवाब दीजिएगा। क्या करेंगे, बच्चों को मारेंगे, प्रिंसिपल से शिकायत करेंगे, कक्षा से बाहर चले जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, या क्या करेंगे? फटाफट कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। लेकिन आप लोग से एक ही कष्ट है कि आप लोगों तक वीडियो को नहीं पहुंचाते, लोगों तक हमारी बातें नहीं पहुंचाते। इस बात का हमें कष्ट रहेगा आगे भी। एक प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन में बच्चों को पाठ्यपुस्तक और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, क्यों? जैसे आपने देखा होगा, मैंने एनसीईआरटी में पढ़ाया था, मेरे नोट्स में साफ साफ लिखा था। एक बात आपने पढ़ा होगा, जैसे आपको यात्रा पढ़ानी है, यात्रा पढ़ाना है, तो आप क्या कहेंगे, बच्चों से कहेंगे बेटा ये बताइए, ठीक है, जो बच्चे होते हैं, बच्चे जैसे क्लास में गए तो कहिएगा यात्रा पढ़ना है, तो काम करिए अपने दादा दादी से पूछिए, अपने नाना से पूछिए, वो लोग पहले की यात्रा कैसे करते हैं, अब कैसे करते हैं, तब और अब में क्या परिवर्तन है, वही तथ्य को लेकर इस प्रश्न का उत्तर देना है। अब मैं उम्मीद करूंगा आप सभी लोग इस प्रश्न का उत्तर जरूर देंगे। फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे, फटाफट कमेंट करके जवाब देंगे, और बहुत ही आसान भाषा में जवाब देना है सभी लोग। प्रतिदिन रात 9:30 बजे, 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 6:30 बजे CDP, 7:30 बजे मैथ जो मैं स्वयं पढ़ाता हूँ, 8:30 बजे संस्कृत, 9:30 बजे पर्यावरण, 10:30 से 11 क्लास कल से स्टार्ट होगी। कल से 11:30 बजे की क्लास स्टार्ट हो जाएगी। जी हाँ, कल रात से 11:30 की क्लास भी आपकी स्टार्ट होने वाली है। तो आप लोग घबराइए नहीं, लोगों के साथ जुड़े रहिएगा। हमारा 2 चैनल है, स्टडी विद दुर्गेश सर और ई लर्निंग विद दुर्गेश, दोनों पे जुड़े रहिएगा। आइए यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चों के पाठ्य पुस्तकों और शिक्षकों के अलावा अन्य स्रोतों की मदद लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। कैसे? पर्यावरण अध्ययन को सीखने के लिए पाठ्य पुस्तक और शिक्षक स्रोत नहीं है, ये एकदम सही बात है। क्या आप बताइए, क्या बच्चों को पर्यावरण पढ़ाने के लिए, बच्चों को सिखाने के लिए क्या पाठ्य पुस्तक जरूरी है? क्या शिक्षक जरूरी है? क्या बिना शिक्षक के, बिना किताब के, क्या बिना शिक्षक के, बिना
पाठ्य पुस्तक की बच्चों को नहीं पढ़ा जा सकता? एनसीएफ 2005 साफ कहता है ये पढ़ाने का आधार किताब नहीं होना चाहिए, ये आधार नहीं है, ये एक साधन मात्र है। हमें तो बच्चों के पूर्व ज्ञान का प्रयोग करके हमें उन्हें सिखाना है, हमें उन्हें पढ़ाना नहीं है। इसलिए 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 इसका उत्तर जो होगा यह गलत है। माने गलत माने ये तो गलत हो गया, माने सही, मतलब सही बात कह रहा है, माने ये बात सही कह रहा है कि हमें शिक्षक को स्रोत नहीं मानना चाहिए, मतलब सही कह रहा है। फिर कह रहा है यह पर्यावरण अध्ययन सीखने के लिए समुदाय और माता पिता की उपस्थिति का विकास करेगा। बहुत सही जवाब। जब हम पर्यावरण के लिए समुदाय का, जैसे आपने कहा कि जानवरों के प्रति लगाव, बीज के अंकुरण, यात्रा या घर कैसे बनते, इन सभी के लिए हमें क्या क्या चाहिए? हमें माता पिता की उपस्थिति, उनके विकास। माने यह भी बात अपने आप में सत्य है, यह भी पर्यावरण के लिए प्रोत्साहित करता है बच्चों को। जैसे हमने कह दिया, आपने पढ़ाया कि काम करो, घर से पूछ कर आना कि सब्जी सबसे अच्छी किसकी बनती है। सारे बच्चे अपने घर जाएंगे, पूछें किससे? अपने माता पिता से। तो जब बच्चे पूछेंगे तो जिज्ञासा आएगी, फिर कक्षा में आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, सर मम्मी ने मेरे तो ये कहा था, तब ये क्या है, इसकी पहचान क्या है। तो बच्चे का तीव्र गति से जिज्ञासा होगी, उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, इसलिए ये भी सही है। फिर कह रहा है यह शिक्षकों को बच्चों की पृष्ठभूमि जानने का अवसर देती है। अब शिक्षक भी जान पाएगा इसकी क्या रुचि है, इसकी क्या विवृत्ति है, घर के लोग कैसे हैं, इसमें भी जानने में मदद मिलेगी। माने ये भी बात सही है। फिर कह रहा है यह बच्चों के सौंदर्यगत और मनोक्रियात्मक, गलत बात है, इसका कोई कौशल का उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य तो यही 3 था, इसलिए इसका उत्तर 1 2 3, मतलब 1 2 3 इसका उत्तर दूसरा इसका राइट आंसर है। अगर आपको समझ में आया हो, इसकी व्याख्या समझ में आया हो, क्यों 3 सही है चौथा नहीं सही है, तो सबसे ज्यादा लाइक और शेयर करिएगा। और रात 9:30 बजे 6:30 CDP, 7:30 मैथ, 8:30 बजे संस्कृत शिक्षण, 9:30 बजे पर्यावरण स्पेशल कि मैराथन क्लास पढ़ना एकदम ना भूलिएगा। सब कुछ भूल जाइएगा, लेकिन हम सिलेक्शन के लिए पढ़ाते हैं और सिलेक्शन के लिए ही पढ़ाएंगे आगे। ठीक है जी। मैं दुर्गेश जायसवाल, जौनपुर 2015 बैच जौनपुर डाट से हूँ और मैं जौनपुर से ही हूँ और एक क्लास जौनपुर से संचालित हो रही है। यहाँ से 12,000 लड़के, ज्यादा 69,000 शिक्षक भर्ती में। बस नाम छोटा है, चेहरा छोटा है, इसलिए लोग को भरोसा कम होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। एक शिक्षक हमेशा, ध्यान से देखिएगा, एक शिक्षक हमेशा क्रियाकलाप को करने के बाद प्रश्नों और चर्चाओं का संचालन करता है। जैसे कहते हैं हमने क्या सीखा, जब हम कोई पाठ पढ़ाते हैं तो बीच में टॉपिक होता है, हमने क्या सीखा होता है ना, तो उस पर क्या करना, चर्चा करना। क्रियाकलाप पर प्रश्नों और चर्चाओं के संचालन करने का उद्देश्य क्या होता है? जब मैं एनसीईआरटी का पेड क्लास पढ़ा रहा था तो मैंने इस बात का जिक्र बार बार किया था। फिर आगे अब इसकी 4 विकल्प में से आपको उत्तर बताने हैं। अब हम इसका उत्तर नहीं बताएंगे और आप सभी को स्पष्ट बताना है और इसकी एकदम विस्तृत व्याख्या करेंगे। मेरी गारंटी है कि सीटेट हर हाल में क्वालिफाई होंगे। अगर आप सीटेट इस चैनल से नहीं क्वालिफाई होंगे, इस चैनल को छोड़ दीजिएगा, कभी दोबारा मत देखिएगा। मैं आपसे 100% गारंटी के साथ पढ़ाऊंगा कि आप सीटेट हर हाल में क्वालिफाई होंगे, क्योंकि हमारा अनुभव आपके काम आएगा। हम स्वयं सीटेट देते हैं और जो नदी में नहीं कूदा है वो तैरना क्या खाक सिखाएगा दूसरे को, इसलिए इसको अच्छे से समझिए। फटाफट कमेंट में बताइए आप लोग। फटाफट कमेंट करके बताइएगा। और कोई अनलाइक करता है उसकी वो छोड़ दीजिए अनलाइक करने वाले, लेकिन जो लाइक कर रहे हैं, जो शेयर कर रहे हैं, भगवान करो सीटेट क्वालिफाई होकर फिर हमारे साथ मिले। और जिनको जो अनलाइक करते हैं उनकी बुद्धि विवेक ऐसे ही बनी रहे, वो यही काम करते रहे। इसलिए जो साथी ने शेयर किया, जो साथी ने लाइक किया, ईश्वर उन्हें दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ाए और अगली बार जब हमसे मिले तो एक अध्यापक और एक सफल शिक्षक के रूप में मिले। मैं यही ईश्वर से प्रार्थना करूंगा। फटाक से जवाब दीजिएगा, तब तक मैं पानी पी लेता हूँ। आइए देखते हैं इसका उत्तर क्या होगा। कह रहा है कि बच्चों की प्रक्रिया कौशल का आकलन, कौशल प्रक्रिया, देखिए सीधी सी बात है, जब बच्चों की प्रक्रिया कौशलों का आकलन भी एक कौशल प्रक्रिया है कि बच्चे कैसे क्या सीखा, क्रियाकलाप। जैसे कोई कहानी पढ़ाते तो वहां पे आता है ना कि इसमें आपने क्या सीखा, यहां से आपने क्या जाना, तो ये कहां से पता चलेगा?
क्यों, कैसे, चर्चा करो, अवलोकन करो, क्रियाकलाप करो, हम चीजें कैसे बनाते हैं। इसका उद्देश्य ये होता है कि हम कौशलों का आकलन प्रक्रिया कर सके। फिर क्या रहा है, बच्चों को खोजने का अवसर देना। जी हाँ, चर्चा करना, क्रियाकलाप करना, बच्चों से बीच बीच में प्रश्न पूछना, इसका उद्देश्य होता है हम बच्चों से चर्चा करें। जैसे हमने पूछ दिया कि अच्छा ये बताइए बच्चों, अगर गांव में वर्षा ज्यादा होगी तो क्या होगा। सभी बच्चे बताएंगे सर हम तो स्कूल नहीं आएंगे, सर हम स्कूल छाता लेकर आएंगे, सर बहुत बाढ़ आ जाएगी। तो जितने क्लास के बच्चे हैं सभी आपके जवाब देंगे, इसलिए इसका विकल्प दूसरा भी ये सही है। फिर क्या रहा है, बच्चों को अपनी अभिव्यक्ति का अवसर देना। अब इसमें क्या होगा, जो सबसे पीछे राजू बैठा था, जिसको पढ़ना नहीं आता था, वो पढ़ने में कमजोर था, वो आपकी कक्षा में दुबक जाता था, अब वो भी क्या करेगा, अब जब उससे ये पूछा जाएगा कि बारिश तेज होगी तो क्या होगा, वो भी कहेगा सर मैं स्कूल नहीं आऊंगा। इसका मतलब क्या हुआ, वो आपकी कक्षा में अभिव्यक्ति करना सीखा, आप भी कक्षा में बोलना शुरू किया। क्योंकि हमारी पहली जो चीज एनसीएफ 2005 कहती है, हमें सभी बच्चों से बुलवाना है, सभी बच्चा भी कक्षा में बोले, और आपकी कक्षा जीवंत कक्षा होना चाहिए, अनुशासित नहीं। आपकी कक्षा में हल्ला होना चाहिए, आपकी कक्षा में शोर होना चाहिए, क्योंकि कक्षा होनी चाहिए जीवंत। कक्षा कैसी होनी चाहिए, जीवंत होनी चाहिए। अभी आगे भी ऐसे प्रश्न मिलेंगे। अब आगे देखिएगा, बच्चों को सीखने की गति के आधार पर, जी नहीं, क्योंकि यह समावेशी शिक्षा का सीधा सीधा विरोध करता है। मतलब क्या है कि समावेशी शिक्षा ये कहता है कि विभेदीकरण नहीं करना है, बच्चों का अलगाव नहीं करना। जैसे मोहन पढ़ने में तेज है और रीना पढ़ने में कमजोर है, अगर दोनों बालक आसपास बैठेंगे तो मोहन जब लिखेगा तो रीना नकल मारेगी, लेकिन रीना तो सीख रही है ना। हमारा उद्देश्य ही था कि बच्चों को सिखाना, बच्चों को सिखाना हमारा उद्देश्य है। और जब ये आपका उद्देश्य बच्चों को सिखाना होगा, इसका मतलब बच्चों में भेद नहीं करना है। सभी बच्चे हमारे नजर में समान है और आपके नजर में भी समान है। दुनिया में दो शख्स ऐसे होते हैं, एक माता पिता और एक माँ बाप, जो चाहते खूब आगे जाओ, तो आप भी चाहेंगे तो विभेद तो करेंगे नहीं। इसलिए इसका उत्तर होगा 1, 2 और 3 अर्थात चौथा। कितने लोग को जो मैं पढ़ा रहा हूं वो समझ में आ रहा है। मैं स्वयं सीटेट 3 टाइम क्वालिफाई हूं, सीटेट का रिकॉर्ड ही लेनी दुर्गेश का है, यहां से कोई सीटेट फेल नहीं हुआ आज तक। लोग बस यही बात है, नाम छोटा है चेहरा छोटा है, ठीक है, इसी बात के लिए लोग सोचते हैं कि क्या होगा। लेकिन याद रखिएगा, रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते, खेत में नहीं। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ आपका सभी का। आगे बढ़ते हैं, 1 घंटे की क्लास लगभग हो चुकी है। आइए, एक छोटा सा प्रश्न आपके सामने आ चुका है। यहाँ पे एक प्रश्न है आपके सामने, एक शिक्षक खाना किस प्रकार खराब होता है पर एक प्रयोग करता है। मानिए कि शिक्षक, आपकी तरह कोई शिक्षक है, वो ये प्रयोग करता है, खाना कैसे खराब होता है। आइए देखते हैं। शिक्षक बच्चों के समूह बनाकर उनको प्रयोग से संबंधित सामग्री देता है। शिक्षक का बच्चों को समूह क्यों बनवाता है, अब इसका जवाब सभी लोग दीजिएगा, एकदम विस्तृत व्याख्या करिएगा। एकदम मैं विस्तृत व्याख्या करूंगा, एकदम इतना समझाकर कि ऐसे प्रश्न कभी परीक्षा में गलत नहीं होंगे, इस बात की गारंटी है। फटाफट शेयर करिए, लोगों को बताइए। 9:30 बजे लेनी दुर्गेश पे महागाथा पर्यावरण की चलती है, 7:30 बजे गणित शिक्षण, 6:30 बजे सीडीपी। सभी को बताइए फुली एनसीईआरटी, जी हमने स्वयं एनसीईआरटी पढ़ी है, पेज नंबर के साथ हम आपको बता सकते कितनी बार 6 से लेकर 12 तक पढ़ा है। फटाफट बताइए क्या होगा, सभी लोग बताइए, बताइए सभी लोग। मैंने भी अभी चर्चा किया था, इसके बारे में भी चर्चा किया था। फटाफट बताइए, लोगों को शेयर करिए। आइए एकदम, आप लोग कॉपी कलम लेकर बैठे हो तो ध्यान से सुनिएगा। यहां पे कह रहा है कि एक शिक्षक है, एक अध्यापक है, और वो खाना बनाने का प्रयोग करता है। ये खाना खराब कैसे होता है, उसने बच्चों का समूह बनाया, बच्चों की टोलियां बनाई। जैसे जब आपने प्रशिक्षण के दौरान, मैं भी प्रशिक्षण ले आऊं 15/2 बीटीसी से, तो स्काउट करना था, स्काउट में टोलियां बनाई गई थी, याद है, यही टोलियां बच्चों की बनाई गई हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं। देखिए, यह सहपाठी के अधिगम का समर्थन करता है। देखिए, जब टोलियां बनाई जाती है उसमें सहपाठी के अधिगम का समर्थन करता है। वो एक दूसरे से बच्चे सीखते हैं, वो एक दूसरे से कुछ नया करते हैं, इसलिए यह आपका क्या होगा, सही बात है कि यह सहपाठी अधिगम का समर्थन करता है। बच्चे बच्चों के साथ सीखते हैं, वो अपनी टीम का हिस्सा बनते हैं, इसलिए इसका उत्तर सही है। आगे बढ़ते हैं। यह बच्चों की सामाजिक अंतःक्रिया में सुधार करता है। हमारे यहाँ अनेकता में एकता भारत सबसे बड़ा उदाहरण है, अनेकता में एकता का भारत सबसे बड़ा उदाहरण है। हम विविध धर्म,
विभिन्न जाति विभिन्न समूहों से हैं, लेकिन फिर भी हम कहते हैं आई एम इंडियन, हम भारतीय हैं, क्योंकि हम भारतीय हैं। हम पूरा देश अनेकता में एकता का सबसे बड़ा मिसाल देते हैं। और वहाँ पे अलग अलग जाति, अलग अलग समुदाय, अलग अलग धर्म के बच्चे पढ़ने आते हैं। जब उनमें एक साथ एक धागे में पिरो दिया जाता है, उनको सहपाठी बना दिया के साथ साथ जब उनको टोली बना देते हैं, तो टोली का नाम बाघ, मोर, कमल इस तरह से रखे जाते हैं, तो वहाँ पे ये भूल जाते हैं क्या है, वहाँ पे एक शब्द निकलती है, हम सहपाठी हैं। इसलिए यह बात भी क्या है आपकी एकदम पूरी तरह सही है। अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्या कह रहा है, आगे कह रहा है कि समूह अधिगम के बिना बोझ के पर्यावरण अध्ययन के अधिगम को प्रभावशाली तरीका। अब ये बताइए, समूह अधिगम बिना बोझ के, भैया इसका ये कारण है ही नहीं सकता कि बिना बोझ के शिक्षा। भैया इसका उद्देश्य ये नहीं है कि बोझ कम होगा, यहाँ बोझ देना ही नहीं है, यहाँ तो काम बांटना है, यहाँ तो सिखाना है, यहाँ तो हमें टोली बनाना है, यहाँ पे हमें उनके अंदर लोकतंत्र की भावना जगाना है कि हमारा जो टोली का कप्तान होगा वो जैसा करेगा हम वैसा करेंगे। तो उनके अंदर हम सामाजिकता का विकास करते हैं, जो ऊपर मैंने देखा, इसलिए ये गलत हुआ। फिर क्या कह रहा है, कक्षा में अनुशासन को बनाए रखना। मैंने अभी आपको बताया, पूरी सेंटेंस तो छोड़ दीजिए, कक्षा में अनुशासन नहीं बनाना है, क्योंकि आपकी कक्षा जीवंत कक्षा होनी चाहिए। आपको हमेशा मैंने बताया है, आपकी कक्षा में शोर होना चाहिए, आपकी समय सारणी लचीली होनी चाहिए। एनसीएफ 2005 ये कहता है, ऐसा नहीं आपकी कक्षा में बहुत शांति है तो आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आपको बच्चों का अभिव्यक्ति लेना है। आपकी कक्षा में बच्चे बोले, आपकी कक्षा में बच्चे हंसे, आपकी कक्षा में बच्चे गाए, आपकी कक्षा में बच्चे चित्र अच्छा बनाए, ये सभी काम आपको करना है। ठीक है, ये बात आप सभी लोग जानते रहिएगा। ठीक है, यहां पे देखिएगा, इसलिए अधिगम एक महत्वपूर्ण होता है, ये गलत। इसका मतलब केवल 1 और 2 सही है, और 1 और 2 वाला विकल्प क्या है, 1 और 2 वाला विकल्प इसमें क्या है, इसका मतलब केवल ए है। इसलिए इसका उत्तर जो होगा ए इसका राइट आंसर होगा। आप लोग से मेरी विनम्र निवेदन है कि आप लोग इसको जितना ज्यादा चाहे फेसबुक पे शेयर करिए, व्हाट्सएप पे लगाइए, स्टेटस लगाइए, 9:30 बजे प्रतिदिन पढ़ने आइए। अगर आप पास ना होइएगा, इस चैनल को दोबारा देखिएगा मत, क्योंकि मैं इस बात की गारंटी लेता हूं कि सीटेट 100% क्वालिफाई कराऊंगा मैं, क्योंकि हम टोटली डिपेंड है जो वो किसके लिए, एनसीईआरटी। मैं स्वयं एनसीईआरटी पढ़ा हूं। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। यहां पे छोटा सा प्रश्न आया है, मैं चाहूंगा इसका जवाब मैं आप इसका दे। निम्नलिखित में से क्या पर्यावरण आकलन के लिए संकेतक नहीं होना चाहिए? नहीं को पहले गोला करिएगा, अब फटाफट जवाब दीजिएगा। अब हम ये नहीं बताएंगे, फटाफट जवाब दीजिए आप लोग। मैंने एक तरीका बताया था, अगर वो तरीका आपको याद होगा तो तुरंत इसका जवाब देंगे। एक ट्रिक मैंने बताया था, एक ट्रिक मैंने बताया है, क्या याद नहीं करना, रटना नहीं है, कंठस्थ नहीं करना, दोहराना नहीं है, कि याद नहीं करना है। मैंने आपको 1000 बार बताया है, ये एनसीईआरटी 2005 कहता है बच्चों को रटाना नहीं है, याद नहीं करवाना है, परिभाषा नहीं देना है, शब्दावली नहीं देना है, कंठस्थ नहीं कराना है, ये सारी बातें आप जानते रहिएगा। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ पे एक लाइन आप पकड़ लीजिए, याद करना नहीं, याद करेंगे। हम आपको कभी याद करवाए हैं? इतनी क्लासेस मैंने गणित बिना सूत्र के पढ़ा डाली। हम याद करवाने भरोसा नहीं रखते, हम समझने पे भरोसा रखते हैं। आप सोचिए, आपने कक्षा 1 से लेकर 5 तक जिन विषयों को पढ़ा था वो आज तक नहीं भूले, और जो आपने कक्षा 6 से लेकर ग्रेजुएशन तक पढ़ा था वो भूल गए। इसका सबसे बड़ा कारण था कि 6 के बाद हम याद करना शुरू किए, और जब प्राथमिक कक्षा में थे हम याद नहीं करते थे। ये 1 घंटा क्लासेस चलते हो गई, क्या आपको पता चला कि 1 घंटा हमने पर्यावरण शिक्षण कैसे पढ़ा? एकमात्र तरीका है एनसीईआरटी 2005 और एनसीईआरटी। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, पर्यावरण अध्ययन में शिक्षक के द्वारा बच्चों को स्वयं अपने आकलन के लिए अवसर देना चाहिए। स्व आकलन है, फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिए क्या होगा। फटाफट बताइए सभी लोग फटाफट कमेंट करिए। और इसकी पीडीएफ क्लास खत्म होने के बाद आपको सुबह टेलीग्राम पे मिलेगी, जहां पे आप बिना स्पेस दिए दुर्गेश सर्च करके इन लर्निंग दुर्गेश से जुड़ सकते हैं। प्रतिदिन रात 9:30 बजे पर्यावरण क्लास अगर देखना छोड़ेंगे तो ई लर्निंग दुर्गेश से बड़ी चीज मिस करेंगे। 6:30 बजे सीडीपी, 7:30 बजे मैथ स्वयं पढ़ाता हूँ, 8:30 बजे संस्कृत शिक्षण, 9:30 बजे पर्यावरण की महागाथा श्री। यहाँ पे हम बात करते हैं, देखिए स्व आकलन का मतलब होता है सीखने के समान आकलन करना। किसके समान? सीखने के समान आकलन करना। तो बताइए इसका उत्तर क्या होगा फटाफट।
ये होगा। मतलब इसका समझ में क्या होगा, मतलब आइए उस मतलब की बात करते हैं। जैसे इसे कहते हैं एनसीएफ 2005 के आधार पर इसका जो स्रोत है वो एनसीईआरटी के स्रोत में यह प्रश्न जो है आपको स्व आकलन एनसीईआरटी में दिया गया है। आइए हम आपको बताते हैं इसका स्व आकलन का मतलब क्या होगा। देखिए ध्यान से, हम जब पर्यावरण पढ़ाते हैं तो हमें बच्चों को याद नहीं करवाना है, हमें बच्चों को सिखाना है। सिखाने के लिए हम क्या करते हैं, स्व आकलन करते हैं, बाल केंद्रित शिक्षा देते हैं। जैसे अगर आपको बीज पढ़ाना है, बीज अंकुरण, तो कैसे पढ़ाएंगे? अगर आपको बीज अंकुरण पढ़ाना है तो कैसे पढ़ाएंगे? बीज अंकुरण कैसे पढ़ाएंगे? अब बच्चों से कहेंगे आप बीज को लगाइए और लगाने के बाद उसका अवलोकन करिए, अवलोकन करने के बाद हमें बताइए। तो बच्चा स्व आकलन करता है, बीज को प्रतिदिन देखता है, तो एक ऊपर जाता है एक नीचे जाता है, उसके लिए नमी चाहिए। और ये भी सीटेट में पूछा है, तो आपने ध्यान से देखा है, आप लोगों ने एक बात ध्यान से देखा होगा कि पर्यावरण में जो सीखने का आकलन बच्चे स्वयं से आकलन करते हैं। अब क्या करेंगे, बीच में जो सूर्य की तरफ गया वो हो गया प्रांकुर, जो नीचे गया लांकुर हुआ। फिर उसके बाद बच्चे तर्क करते हैं, बच्चे अपने आप में पूछते हैं। तो इसका मतलब स्व आकलन माने सीखने के समान आकलन करना। इसलिए इसका उत्तर जो होगा वह दूसरा दो इसका राइट आंसर होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? एनी डाउट अगर हो तो आप पूछ सकते हैं। फटाफट कमेंट करके आप बताइएगा कि आपको यहां तक पढ़ने में कोई समस्या आई। अगर आई है तो मैं 1000 बार बताऊंगा कि हमारा एक टारगेट सिलेक्शन होना चाहिए। बस आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। अगला आपके सामने है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल में कौन सी तकनीक उपयोग होता है? फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा, कमेंट करके बताइए। फटाफट कमेंट करके बताइएगा। फटाफट कमेंट करके बताइएगा आप लोग। देखिए यहां पे देखते हैं रेटिंग स्केल में अवलोकन करते हैं। रेटिंग स्केल में क्या करते हैं, हम लोग अवलोकन करते हैं। माने छोटे बालकों को मूल्यांकन करने के लिए हम रेटिंग स्केल पे क्या करते हैं, अवलोकन करने का काम करते हैं। क्या करने का? अवलोकन करने का काम करते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं अभिविन्यास, जांच सूची, लिखित प्रश्न, तो इसका जो उपयुक्त उत्तर होगा वो होगा अवलोकन करना। यह आपको एनसीईआरटी में मिल जाएगा। कहाँ मिलेगा? एनसीईआरटी में मिल जाएगा। अगर हमारी नोट्स पढ़ी होगी तो नोट्स के लास्ट में आपको यह मिलेगा। अगर आपने लर्निंग विद दुर्गेश की नोट्स पढ़ी होगी वहां पे रेटिंग स्केल के बारे में दिया गया है। इसका उपयोग छोटे बच्चों के उनके आकलन के लिए, अवलोकन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच है कि निम्नलिखित में कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है? मैं उम्मीद करता हूं यह प्रश्न किसी गलत नहीं होगा। फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य नहीं है। फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। मैं किसी का गलत नहीं होना चाहिए। अगर आपने गलत बता दिया तो मेरा पढ़ाना डांड हो गया। मैंने एक ट्रिक बताई थी, वह ट्रिक अगर आपको पता होगी तो यह प्रश्न कभी गलत नहीं हो सकता। मैं इस बात की 100% गारंटी लेता हूं। ऐसे प्रश्न परीक्षा में 5 बार आते, 5 से 6 प्रश्न आते हैं जो मैंने तरीका बताया था। तरीका याद है आपको? मैंने कहा था याद नहीं करना है, परिभाषा नहीं पढ़ना है, रटना नहीं है, कंठस्थ नहीं करना है, दोहराना नहीं है, ये सभी हमें नहीं करना। ये किसी भी शिक्षण का उद्देश्य नहीं, चाहे गणित शिक्षण हो, चाहे पर्यावरण शिक्षण हो, हिंदी भाषा शिक्षण हो, चाहे आपका सीडीपी का हो, कहीं ये नहीं है। तो अब देखिए कहाँ है। आइए, बच्चों की जिज्ञासा और सृजनात्मकता का पोषण करना, ये तो हमारा उद्देश्य है। परिवेशी मुद्दों पर जागरूकता का विकास करना, ये भी हमारा है। फिर बच्चों को स्वयं अपने हाथ से कार्य करने, उन्हें खोजने का क्रियाकलाप से जोड़ना, यह भी हमारे है। लेकिन बच्चों को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा प्रदान करने के लिए प्रोत्साहन करना, यही गलत है। और जो गलत है वही सही है कि हमने आपको बताया है बच्चों को परिभाषा नहीं याद करवाना है, शब्दावली नहीं पढ़ाना है, रटाना नहीं है, ये सभी काम बच्चों से नहीं करवाने हैं। यह बात आप भली बात ही जानते रहिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, आपके सामने प्रश्न आ गया है, पर्यावरण अध्ययन में चित्र पढ़ना
एक महत्वपूर्ण क्रियाकलाप है। कौन सा एक संकेतकों का बच्चों का आकलन चित्र पढ़ने के द्वारा हो सकता है? फटाफट कमेंट करिएगा, कमेंट करके जवाब दीजिएगा। अब ये आखिरी क्वेश्चन, इसके बाद नहीं, क्योंकि क्लास काफी लंबी हो चुकी है, 1 घंटा से ज्यादा क्लास हो चुकी है, बाद में लोग इसको नहीं देखेंगे। क्या आप लोग जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं, क्या कल 9:30 बजे पुनः लाइव होंगे? सभी लोग 9:30 बजे, सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए, क्या कल 9:30 बजे आप लाइव होंगे? 7:30 बजे गणित शिक्षण पढ़ने के लिए मेरे साथ लाइव होंगे। गणित शिक्षण इतना हलवा पढ़ाएंगे, आप पूरे जीवन कभी गणित शिक्षण प्रश्न गलत नहीं करेंगे। अगर आपको गणित नहीं आती तो गणित शिक्षण मेरे साथ जरूर पढ़िएगा। 15 के 15 आपके फिक्स हो जाएंगे, यहाँ पे 30 में 30, क्योंकि हम पूरा एनसीईआरटी पढ़ते हैं, एनसीईआरटी पढ़ाते हैं। मेरे पास पूरी किताबें एनसीईआरटी की पढ़ी है। फटाफट कमेंट करके बताइए क्या होगा। फटाफट कमेंट करके बताइएगा। मैंने हिंदी शिक्षण में मैंने चित्र अध्याय पढ़ाया था। जितने लोग लाइव अगर मेरी लेक्चर लिए होंगे उनको ये पाठ याद होगा। चित्र मैंने पढ़ाया था। देखिए, चित्र में अवलोकन और अवलेखन, जैसे आपने देखा होगा, चित्र भी अपने आप की भाषा है। ध्यान समझिएगा, चित्र भी अपने आप में एक भाषा है। चित्र भी अपने आप में एक भाषा है। वो क्या करती है? वो आपको अध्ययन करवाती है। कैसे? आइए समझते हैं। जो चित्र, जैसे आपने देखता है कि 10 अंतर खोजिए, तो हम लोग क्या करते हैं? चित्र में डूब जाते हैं। उसकी गहराई, ऊंचाई, लंबाई, उसका अवलोकन करते हैं, उसका विलेखन करते हैं, फिर हम चित्र में 10 अंतर ढूंढते हैं। कहते हैं राम को रावण तक पहुंचाओ, एक चित्र बना होता है, तो बच्चे उसमें उलझते हैं, तो बच्चों का सर्वांगीण विकास होता है। इसलिए ये सही है। फिर विश्लेषण करना, अब बच्चे चित्र में खो जाते हैं, उसमें खोजते हैं। अरे यार, सॉरी, अभिव्यक्ति। अभिव्यक्ति माने चित्र में देखने के बाद वो बोलना सीखते हैं। जैसे अभी बच्चा कुछ गुमशुदा हो, एकदम बोल ही नहीं रहा हो, लेकिन कोई चित्र ऐसा दिखा दिया जाए, हंसने वाला, सॉरी, कोई पर्यावरण को चित्र दिखा दिया जाए, तो चित्र देखते क्या होता है? बच्चा हंस पड़ता है। जैसे यहाँ पे चित्र दिखा दिया जाए या कोई भी चित्र दिखाया जाए, तो बच्चा क्या होता है? वो विश्लेषण करता है, उसके बारे में जानना चाहता है। जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे चित्र है। अब बच्चा जब ये चित्र देखेगा, एनसीईआरटी का चित्र है, इस चित्र में घुस जाएगा और इसका विश्लेषण करेगा। इसमें देखेगा ये क्या कर रहा है? आग को फूंक रहा है, पीछे से एक राक्षस आ रहा है। तो बच्चे क्या करेंगे? वो बोलना से उसके अंदर अभिव्यक्ति आएगी, वो जागृत होगा, पूछेगा सर ये क्या है बताइए। तो बच्चे के अंदर क्या अभिव्यक्ति आएगी। दूसरा, फिर क्या रहा है? विश्लेषण करना, और जब अभिव्यक्ति आएगी तो उसकी विश्लेषण करना भी शुरू करेगा। ये मोटा है, ये पतला है। जैसे यहाँ पे देखिए, कंघी करने वाला चित्र है, गुब्बारा फुलाने वाला चित्र है। तो बच्चे जब देखते हैं तो ये सब करते हैं। तो यहाँ आपने देखा होगा कि बच्चा केवल प्रयोग नहीं करेगा, तो बच्चा प्रयोग तो करेगा नहीं, चित्र देख के कैसे प्रयोग करेगा। यहाँ पे आपने देखा कि अवलोकन, अभिलेखन, अभिव्यक्ति, विश्लेषण, अर्थात इसका उत्तर दूसरा, मतलब जितने लोगों ने इसका उत्तर दूसरा बताया, विकल्प बी बताया, सभी के सवाल पूरी तरीके से सही थे। तो इस क्लास को आज हम अगर यहाँ पे कहें तो खत्म करें, अगर आप कहें तो आगे बढ़ाएं। लेकिन कल से क्लास में आप लोग एकदम राइट टाइम आइएगा। 6:30 बजे सीडीपी, 7:30 बजे मैथ, 8:30 बजे संस्कृत शिक्षण, 9:30 बजे पर्यावरण शिक्षण, और कल रात 11 से आपकी चलेगी हिंदी शिक्षण। मैंने कल 5 क्लासेस 6:30 से लेकर रात की 12 बजे तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपके बीच आ चुका है। ये मैंने पढ़ाया हुआ है। अगर आपने पेड क्लास में आपने पढ़ा होगा तो ये लेक्चर हमने अभी कल ही रिकॉर्ड करके आपको दिया था। ये लेक्चर हमने आपको कल ही उपलब्ध कराया था। तो तभी आप लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दीजिएगा। सभी लोग कमेंट करके जवाब देंगे, इसका उत्तर क्या होगा। फटाफट सभी लोग कमेंट करेंगे। और टेलीग्राम पे आप दुर्गेश सर सर्च करके ई लर्निंग विद दुर्गेश पर सभी लोग जुड़िएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, तो सभी क्लास की नोटिफिकेशन आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। मैथ 7:30 बजे, मैथ 7:30 बजे, 1-2 मिनट लेट हो जाता है, इंतजार किएगा। ठीक है, हाँ, मैं लंबी क्लास अब नहीं करूंगा, कल से छोटी क्लास करूंगा। ये आपका आखिरी क्वेश्चन है, यह आपका आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद आज की क्लास यहाँ पे खत्म कर देते हैं। इसके बाद ये आज की आखिरी प्रश्न है। आइए मैं इस बात का पूरा आपको नोट्स अगर चाहिए ऑनलाइन तो उसके लिए आप 6306344367 पर ऑनलाइन क्लास, नोट्स, वीडियो लेक्चर आदि चीजें आपको मिल जाएंगे। एनसीईआरटी में मिलेंगे। यहाँ पे हम लोग देखेंगे किसी पर्वतीय क्षेत्र में प्रक्षेपण करने पर यह पाया गया। तो पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, यहाँ पर अपने घर पर पत्थर, मिट्टी, लकड़ी और चूने से बनाए जाते हैं। जो घर होते हैं पत्थर के बनाए जाते हैं, मिट्टी के बनाए जाते हैं, चूने के बनाए जाते हैं। फिर यह 2 मंजिले होते हैं। यहाँ पे 2 मंजिला होता है और नीचे वाले मंजिले पे जानवर रखते हैं और दूसरे मंजिले पर स्वयं रहते हैं। नीचे के मंजिल पर जानवर रखते हैं, जरूरत का सामान इकट्ठा करके रखते हैं और स्वयं पहली मंजिल पर रहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा।
नीचे की मंजिल ऊपर की मंजिल स्वयं रहते हैं। सभी घरों के छतें समतल, घर की छत क्या होती है? समतल होती है। क्या होती है? घर की जो छत होती है वो पूरी तरह से समतल होती है। इन्हें पेड़ों की मोटे तनों से बनाया जाता है, इन्हें पेड़ों के मोटे तनों से बनाया जाता है और इन पर फसलों को सुखाया जाता है, जो बाद में वर्षा न होने पर, फसल न होने पर उनको खाया जा सके। ये पर्वतीय क्षेत्र कहाँ पे होंगे? तो मेघालय में पर्वतीय क्षेत्र नहीं है, पहली बात। हिमाचल प्रदेश में ठंडे प्रदेश है। इसका जो उत्तर होगा वो जम्मू एंड कश्मीर होगा। इसका जो सबसे राइट आंसर होगा वो जम्मू एंड कश्मीर होगा। क्या होगा? जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? तो इस प्रकार आगे की सीरीज हम लोग नहीं पढ़ेंगे, कि आगे पढ़ेंगे तो काफी लंबा क्लास हो जाएगा और हम नहीं चाहेंगे कि इससे ज्यादा लंबी क्लास हो। ठीक है, तो एक प्रश्न हम और आपको ले लेंगे, उसके बाद हम आज की क्लास खत्म करेंगे। एक प्रश्न हम और ले लेते हैं। यह प्रश्न इसी के साथ आपका आज का क्लास खत्म होता है, द एंड होगी। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग बताइएगा। टेलीग्राम पे आप लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा, क्योंकि 1 घंटे से लंबी क्लास हो चुकी है। टेलीग्राम पे आप सभी लोग दुर्गेश सर सर्च करके ई-लर्निंग विद दुर्गेश से जुड़िएगा। फेसबुक पेज ई-लर्निंग विद दुर्गेश, इंस्टाग्राम ट्विटर ई-लर्निंग विद दुर्गेश है। जो क्लास की टाइमिंग है एक बार मैं आपको लिखवा देता हूं। अगर आप डेली क्लास लेना चाहते हैं तो 6:30 बजे, सीडीपी 7:30 बजे से। शाम की क्लासेज है, सभी शाम की क्लासेज है। मैथ 8:30 बजे से, संस्कृत 9:30 बजे से, ईवीएस और कल से 11 बजे से सारी क्लासेज पीएम में है। 11 बजे से हिंदी शिक्षक, हिंदी पेडालॉजी। उसके बाद बाकी क्लासेस दिन में 8 बजे सुबह, 8 बजे सुबह की बात करें सुबह तो एसएसटी, एनसीईआरटी एसएसटी ज्योग्राफी, ये क्लास की शेड्यूल है। ठीक है, और सभी टेलीग्राम पे लिंक आपको मिलेगा। आइए इसके बारे में आप लोग जवाब दीजिएगा। कह रहा है कि नारियल डली हुई किसी भी करी के साथ उबला हुआ टेपिओआ निम्नलिखित में से किस क्षेत्र का भोजन है? फटाफट कमेंट करके आप जवाब दीजिएगा। सभी लोग फटाफट कमेंट करके जवाब दें। सभी लोग साइंस 1-2 दिन इंतजार करिएगा। कल से मैं शेड्यूल सेट करूँ, उसके बाद तब साइंस शुरू करूंगा। साइंस की और इसकी एक मैराथन क्लास में आपको जल्दी से दूंगा। यहाँ पे इसका उत्तर जो होगा वो होगा केरल। क्या होगा? केरल, टेपिओआ। अब मैं छोटा सा प्रश्न आपसे और पूछूंगा और इसी के साथ आज का क्लास खत्म हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति नारियल के तेल में तली हुई मछली खाती है तो उस कहाँ की रहने वाली है? अगर कोई व्यक्ति, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति नारियल के तेल में तली हुई मछली खाता है तो किस राज्य का है? फटाफट बताइएगा। टेपिओआ मैंने पेट क्लास से मैंने टेपिओआ को बताया है, इसे कैसे बनाया जाता है, कौन सी कड़ी होती है, इसमें क्या क्या यूज किया जाता है। फटाफट कमेंट करके बताइएगा कि तली हुई मछली खाता है तो कहाँ का है? किसमें? नारियल के तेल में। अगर सरसों के तेल में खाता तब? अगर वो नारियल के तेल में खाएगा तो गोवा और सरसों के तेल में खाएगा तो कश्मीर। ये भी सीटेट का पूछा प्रश्न है एनसीईआरटी में, ये मैंने आपको पढ़ाया है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी साथी का। आप लोग इस वीडियो को सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। बंगाल में मछली बहुत प्रसिद्ध है, लेकिन सरसों के तेल में मछली कश्मीर में, और गोवा में क्या है? गोवा में नारियल के तेल की। एकदम सही जवाब। इस वीडियो को शेयर करिएगा। ई-लर्निंग विद दुर्गेश फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम, ट्विटर सभी पे जुड़िएगा। आप लोग के बीच का ही मैं हूं और मैं स्वयं सीटेट 3 बार क्वालिफाई हूं और आप सबका आशीर्वाद रहेगा इस बार भी, क्योंकि शिक्षण पूरा तैयार है। ईवीएस, मैथ, हिंदी कुछ पढ़ना नहीं है। हिंदी में 30 की गारंटी मैं लेता हूं। 15 नंबर गद्यांश और पद्यांश से, 15 शिक्षण से मैं केवल 10 घंटे के लेक्चर दे को आपको पढ़ा दूंगा, उसके बाद उससे बाहर नहीं आएगा, इस बात की गारंटी है। फिर दूसरा आपको है ईवीएस, 100% गारंटी, ईवीएस से आपको एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा। मैथमेटिक्स से 15 के 15 सीडीपी पढ़ा देंगे। हाँ, सत्यम चौरे से ईपी में रिफाइंड आया। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्या आप लोग कल के सभी क्लास अटेंड करेंगे? अगर कल आप सभी क्लास अटेंड करेंगे तो टेलीग्राम पे इसकी लिंक आपको मिलेगी, क्योंकि हमारे यहाँ यूट्यूब पे नोटिफिकेशन नहीं मिलता, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। अपने सभी साथियों को बताइएगा। सीटेट पास करवाने की गारंटी, क्योंकि सीटेट एनसीईआरटी के बाहर नहीं जाता और हम लोगों ने एनसीईआरटी पूरा रट डाला है। कक्षा 1 से लेकर 5 तक रिमझिम, गणित का जादू, आसपास, ये तीनों किताबें, इंग्लिश के लिए मैरीगोल्ड, ये सारी किताबें लोगों ने रट्टा मार दिया है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। कल 7:30 बजे मैं स्वयं मैथ पढ़ाऊंगा, 9:30 बजे ईवीएस, फिर 11 बजे हिंदी। ये 3 सब्जेक्ट स्वयं मैं पढ़ाऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मैं चाहूंगा इस वीडियो को आप सभी साथियों को शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपकी इच्छा, शेयर करें या ना करें। घर बैठे अगर ऑनलाइन नोट्स
वीडियो लेक्चर अगर आप चाहते हैं तो उसके लिए आप 6306344367 पर ऑनलाइन व्हाट्सएप पे कोर्स नोट्स आदि की जानकारी ले सकते हैं। घर बैठे नोट्स भी हमारे यहाँ उपलब्ध है। चलते हैं, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक। हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हमारे साथ जुड़े हुए प्रत्येक अभ्यर्थी सीटेट की परीक्षा बेहतर अंकों के साथ उत्तीर्ण करें और आगामी परीक्षा केवीएस, डीएसएसबी, शिक्षक भर्ती लिखित परीक्षा जैसी परीक्षाओं को वो इतनी अच्छे अंकों से उत्तीर्ण करे, उसे इस बात का इंतजार नहीं करना पड़े, उसका हो ना हो, वो हमेशा सिलेक्शन का पहला दावेदार है। इसलिए मैं उन सभी अभ्यर्थियों को जिन्होंने इस वीडियो को लाइक और शेयर किया है, मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा वे सभी दिन दुगना रात चौगुना लगातार आगे बढ़ते रहें। अगली बार जब भी हमसे मिले एक अच्छे और कुशल और अनुभवी और बेहतर शिक्षक के रूप में हमसे मिले, ताकि उनके मिलने के बाद हमारी खुशी दोगुनी हो जाए। और हम, आप किस जिले से हैं मुझे पता है, उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों के साथ आप उत्तर प्रदेश के बाहर अनेक जिलों से जुड़े हुए हैं, तो आप जहां से जुड़े हुए हैं हर जिलों में भेजिएगा। अगर आप इस वीडियो को हर जिले में पहुंचाएंगे तो मैं ये मानूंगा कि जौनपुर जनपद आपके जिले के साथ साथ उत्तर प्रदेश के बाहर भी राज्यों में पहुंच गया। बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी स्वयं की वास्तव असली कमाई है जो मैं आपको आपके बीच का रह के आपको पढ़ा रहा हूँ। ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा उदाहरण है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जी हाँ, बहुत बहुत धन्यवाद। सिराज हिंद की धरती से जहाँ आईएएस का गढ़ कहा जाता है, मैं उस धरती से हूँ, लेकिन ईश्वर ने सब कुछ 69 शिक्षक भर्ती में पद भी हमें जौनपुर जनपद ही मिला है। मैं जौनपुर जनपद में रहकर आप सभी के जिलों को सुशोभित करूंगा और आपको आपके मंजिल तक पहुंचाऊंगा। और रेस के घोड़े रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। जल्दी आपको मास्टर वीडियो मिलेगा ई लर्निंग विद दुर्गेश की सबसे बड़ी पहल, उसके बाद सभी लोग इसको कॉपी करेंगे। ठीक है, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं कल 6:30, 7:30, 8:30, 9:30, 10:30 और रात के 11 तक, क्योंकि अब हमें जगराता करना है, क्योंकि अब हमें सिलेक्शन लेना है। साइंस और एसएसटी के लिए मैं उसकी सुबह मॉर्निंग में टाइम रखूंगा। मुझे 1-2 दिन का समय दीजिए, मैं भी इंसान हूं और मेरे पास भी एक दिन में 24 घंटे होते हैं। ये सब तैयार करके तब आपके बीच आता हूं। ठीक है, जय हिंद, बाय बाय।